हेलो, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत डीआई के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। हमें पता है जो यूजीसी नेट का पेपर 1 होता है, पेपर 1 में जो हमारा पेपर 1 जर्नल पेपर होता है सभी स्ट्रीम के लिए नॉर्मल होता है। ये पेपर 1 या कंपलसरी होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें जो डीआई सेगमेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन सेगमेंट है, इसके क्वेश्चन मैक्सिमम 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं अब तक। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वेरी करता है, ये 5 to 7 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आते हैं इसके एग्जाम में। मींस 10 to 14 मार्क का डायरेक्ट वेटेज है। इसमें 10 to 14 मार्क्स का डायरेक्ट वेटेज है। 10 to 14 मार्क्स के इस डायरेक्ट वेटेज में हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। तो आज ये डीआई की बेसिक्स की क्लास है कि डीआई सॉल्व करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को, कितने टाइप की डीआई जाती हैं, सभी को जानकारी लेते हैं। बेसिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए यहां दिया हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन दी हुई है। DI refers to the process of analyzing and making sense of numerical data। जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा होता है, अंकगणितीय आंकड़े, उनको एनालाइज करना और उन्हें समझने की प्रोसेस DI कहलाती है। हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 5 टाइप्स की DI देखी गई है। पहली पाई चार्ट DI, टेबुलर DI, बार ग्राफ DI, लाइन ग्राफ DI और कैसलेट DI। और एक और DI होती है मिसिंग DI। मिसिंग DI, मिसिंग DI में क्या होता है? मिसिंग DI में इन्हीं DI में से, इनमें से कुछ वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब कुछ डाटा हमें ब्लैंक दिया होता है, अननोन होता है, उनको फाइंड करना होता है, तो उसे मिसिंग DI बोल देते हैं। आगे चलते हैं। अब DI को सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स का नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। जो बेसिक्स नॉलेज है, हमें एक तो परसेंटेज, प्रतिशत की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रेशियो, अनुपात चैप्टर की नॉलेज होना जरूरी है। एवरेज, औसत चैप्टर की नॉलेज होना जरूरी है, एवरेज की। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, चाल, दूरी, समय की। चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसी में हम एक सेगमेंट और जोड़ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट की नॉलेज होना भी जरूरी है। इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय से रिलेटेड भी क्वेश्चंस का नॉलेज होना जरूरी है कि आय क्या होती है, व्यय क्या होता है और सेविंग क्या होती है। इन्हीं टॉपिक्स पर DI ज्यादातर बनती हैं और हमें इन्हीं टॉपिक्स पर DI सॉल्व करनी होती है।
जैसे पहला यहाँ स्लाइड दी हुई है, यहाँ पे पाई चार्ट डीआई की स्लाइड है। अब पाई चार्ट डीआई, पहले पाई चार्ट डीआई का डायग्राम दिखा देता हूं मैं। ये एक पाई चार्ट डीआई डायग्राम है, एक ये पाई चार्ट डीआई डायग्राम है। जो पहला डायग्राम है इसमें वैल्यू किसमें दी हुई है, आप देख रहे होंगे पाई चार्ट के अंदर जो वैल्यू है वो परसेंटेज में है। किसमें है? परसेंटेज में। और जो दूसरा डायग्राम दिया हुआ है इसमें वैल्यू डिग्री में भी है, परसेंटेज में भी है, दोनों में है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो पाई चार्ट की डीआई होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार का होता है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एंगल डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री वो एंगल है तो यहां पे ये परसेंटेज होगा, डिग्री नहीं, परसेंटेज बेस्ड डीआई। एंगल और डिग्री सेम हो जाएगा। ये कौन सी होगी हमारी? ये परसेंटेज बेस, परसेंटेज। और यहां पे जो दूसरी डीआई आती है पाई चार्ट में, एंगल या डिग्री बेस्ड डीआई। एंगल में ही डिग्री होती है, सेम ही वर्ड है एंगल और डिग्री। तो जो पाई चार्ट डीआई है मोस्ट प्रोबेबली दो प्रकार की देखी जाती है, एंगल और परसेंटेज में। कभी कभी पाई चार्ट डीआई में एंगल और परसेंटेज दोनों मिक्स डीआई के रूप में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अभी हम बेसिक नॉलेज देख रहे हैं। अगर यहां पर हम ध्यान से देखेंगे पाई चार्ट जो परसेंटेज वाला है, तो जो पाई चार्ट बना हुआ है इसमें जितना भी परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन है उन सभी का जो सम होगा, योग होगा, वो 100% आएगा। कितना? 100%। क्या होगा? इन सभी का योग होगा 100%। और जो डिग्री वाला डीआई होगा, डिग्री वाली डीआई में जो परसेंटेज वो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि अभी बताया कि परसेंटेज और डिग्री दोनों मिक्स डीआई भी आती हैं। तो जब किसी डीआई में परसेंटेज और डिग्री दोनों वैल्यू दी हुई होती हैं तो हमें सभी वैल्यूज को किसी एक में कन्वर्ट कर लेना होता है। या तो हम उन्हें डिग्री में कन्वर्ट कर लें या सभी परसेंटेज में, मतलब सभी समान वैल्यू होगी तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डीआई को सॉल्व करने में आसानी होगी। और डिग्री बेस्ड डीआई में जैसे देखें 90, 90, 180 और 12 और 6 18, 180, 180, 360 डिग्री की डीआई है। और यहीं परसेंटेज में देखें तो 25, 25, 50 और 16 और 33, 16.7 और 33.3 भी ये 50 हो जाएगा। तो यहां से हम डिग्री और परसेंटेज बेस्ड डीआई के बारे में थोड़ा जान चुके हैं। अब यहां पर आते हैं, दिया हुआ है 100% इक्वल टू 360 डिग्री। अब कुछ लोग कहेंगे कि डिग्री को 360 डिग्री ही क्यों माना है? तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या है? जैसे ये हमारा सर्कल दिया हुआ है, हमने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि जो सर्कल होता है उसमें जो मिडिल एंगल होता है,
जो सर्किल में एंगल होता है वो मिडिल में एंगल 180 डिग्री होता है, नीचे भी एंगल 180 डिग्री होता है। जो टोटल सर्कुलर एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। इसलिए हम पाई चार्ट में जो हमारी DI होती हैं उनमें 360 डिग्री बेस मानते हैं। तो यहां पर देखते हैं, अगर हमें कन्वर्जन पर आए डिग्री और परसेंटेज में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 100% इक्वल टू 360 डिग्री, 100% बराबर 360 डिग्री। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 अपॉन 100 डिग्री, 0 से 0 कैंसल, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी, 10 का भाग देंगे 36 में तो 3.6 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू जो हमारी आई वो आई 3.6 डिग्री। इसी तरीके से यहां पे 360 डिग्री बराबर क्या है, 100%, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 100/360%। या हम इसी को कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर 0 से 0 के आंसर 1/3.6%। इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन यहां पे ये परसेंटेज और ये डिग्री, कौन सी वैल्यू है, ये डिग्री। अगर हमें परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से डिग्री में कोई वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे, 3.6 का गुणा कर देंगे। परसेंटेज टू डिग्री के लिए कन्वर्जन में हम 3.6 3.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब हमें डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्जन करना हो तो 3.6 का भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 3.6 का भाग कर देंगे। ये हमारा कंक्लूजन आया। जो हमें याद रखना है कि परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करें तो 3.6 का गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई, और डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्जन करेंगे तो 3.6 का भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी टेबुलर DI। आज हम सभी DI के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। टेबुलर DI में डेटा क्या होगा, एक टेबल के रूप में हमें डेटा दिया होगा। जैसे स्लाइड में दिया हुआ है 5 स्टूडेंट है, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड और एमा, जिनके मैथ के नंबर दिए हुए हैं, साइंस के दिए हुए हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री और कंप्यूटर के दिए हुए हैं। अब इनमें बताया है इनका जो टोटल मार्क है प्रत्येक सब्जेक्ट का वो क्या है, 100 है। इस बेस पर इस टेबुलर DI में हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ये टेबल के रूप में DI है इसलिए इसे टेबुलर DI कहते हैं। इनमें क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय एलिस अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट, कि एलिस ने सभी विषयों में कितने मार्क्स निकाले। तो क्या करेंगे, एवरेज निकालना, पांचों का योग करके 5 का भाग दे देंगे। दूसरा इस टाइप का भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, विच स्टूडेंट हैज द हाईएस्ट टोटल मार्क्स, किस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, इन विच सब्जेक्ट डिड बॉब स्कोर द हाईएस्ट, कि बॉब ने किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। इस टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार के फॉर्मेट में एवरेज, परसेंटेज से रिलेटेड या रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं अनुपात से। नेक्स्ट DI कौन सी है, वार ग्राफ DI। ये वार ग्राफ DI में क्या होता है, जो हमारा डेटा है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है और हाइट फॉर्म में होता है। यहां पर जैसे 2019 में बोला है ये कंपनी की सेल है 5 साल की, 5 ईयर की, तो 2019 में कहा है जो सेल हुई है वो $50 मिलियन की हुई है।
2020 में कहा है 65 मिलियन डॉलर की हुई है, 2021 में कहा है 80 मिलियन डॉलर, 2022 में कहा है 75 मिलियन डॉलर की हुई है और 2023 में कहा है 90 मिलियन डॉलर की। मतलब टेबुलर डीआई, आज हम डीआई को पहचाने कौन सी डीआई है, पाई चार्ट है या टेबुलर है या बार ग्राफ है, इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। आगे की क्लासेस में हम इन डीआई को सॉल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट डीआई दी हुई है लाइन ग्राफ डीआई। लाइन ग्राफ डीआई में क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो एक ग्राफ में एक्स और वाई एक्सेस में लाइन के रूप में दिया होता है। हमने अपनी प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ा होगा, ये वाई एक्सेस होता है हमारा, ये वाई एक्सेस होता है और ये एक्स एक्सेस होता है। अगर हमने छोटी कक्षाओं में ये कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, चतुर्थांश जिन्हें बोलते थे, ये एक्स होता था, ये वाई अक्ष होता था, उसी पे बेस एक लाइन चार्ट ग्राफ बनता है। यहाँ पे जो हमें ग्राफ है वो पॉजिटिव ग्राफ है। कभी कभी ये ग्राफ नीचे की तरफ जाते हैं, जब यहाँ पर वैल्यू 0 होती है तो ये -10, -20 माइनस में भी वैल्यू होती हैं, जो हमारे ग्राफ में डिक्रीमेंट को शो करती हैं, मतलब घाटे को प्रदर्शित करती हैं। ये हुआ हमारा लाइन ग्राफ डीआई। नेक्स्ट डीआई दी हुई है यहाँ पे कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई में क्या होता है, कैसलेट डीआई में जो डेटा होता है वो हमारा एक स्टोरी के रूप में होता है। कैसलेट डीआई में डेटा एक स्टोरी के रूप में दिया होता है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ एग्जाम्पल में मैंने एक कैसलेट डीआई दी हुई है, दिया हुआ है अ कंपनी XYZ लिमिटेड हैज 5 डिफरेंट sales, marketing, HR, finance and IT. The total number of employees in the company is 500. The sales department has 25% of the total employee, while the marketing department has 20%. The HR department has half the employee of market department. The finance department has 15% of the total employee. The remaining employee work in IT department. ये स्टोरी के रूप में हमें एक डेटा दिया होता है, एक पैराग्राफ के रूप में होता है। हमें एक्सट्रैक्ट करके, मतलब इसमें से कि सेल्स में कितने व्यक्ति आएंगे, मार्केटिंग में कितने व्यक्ति आएंगे और एचआर में कितने व्यक्ति आएंगे, इन सभी को डिफाइन करना होता है। इनको बाद में हम सॉल्व करेंगे, अभी हम केवल नॉलेज ले रहे हैं। जैसे बोला गया हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट, द रेशियो ऑफ एम्प्लॉय, मेनली हमारे परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चन ही बनते हैं। अब हम थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में जानते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज हमने अपनी छोटी कक्षाओं में या कहीं भी कोई भी एग्जाम दिया होगा तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब समझ लेते हैं। हम अगर परसेंट, क्या है परसेंट, इसको दो पार्ट में देखें तो ये पर और सेंट। पर का मतलब हिंदी में होता है प्रति, क्या होता है पर का मतलब, जैसे पर और सेंट, इनको अलग अलग लिखेंगे तो पर को हिंदी में बोलते हैं प्रति और सेंट का मतलब होता है शत। शत का मतलब होता है 100, 100, प्रतिशत। जैसे हम कहीं बात करें 25% या 25%, तो इस परसेंट का मतलब होता है प्रति 100। प्रति का मतलब है डिनोमिनेटर में 100, 1/100, तो ये क्या हो जाएगा 25% का मतलब 1/100, तो ये होगा हमारा 25%। मतलब 25 प्रति हमारा ये साइन डिनोट करता है और 100 अपॉन में, तो पर और सेंट
प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग देना। देखते हैं, व्हाट इज परसेंटेज? अ परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। मीन्स परसेंटेज क्या है? 25% या 20%। तो इस नंबर को फ्रैक्शन के रूप में अपॉन 100 में क्या करना है? डिनोट करना हमारा परसेंटेज कहलाता है। रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल परसेंट। दिया भी हुआ है 50% मीन्स 50 आउट ऑफ 100 या 15/100। जैसे हम कहें 16%, 16%, तो क्या होगा? इसका मतलब 16/100। ये हमारा परसेंटेज की वैल्यू होती है। दिया हुआ है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज, हमें कोई भी फ्रैक्शन दी हुई हो, फ्रैक्शन भिन्न पढ़ा होगा हमने छोटी कक्षाओं में। फ्रैक्शन भिन्न क्या कहलाता है? भिन्न। भिन्न में अंश होता है, अंश बटे हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश बटे हर। हमें कोई भिन्न दी हुई है, जैसे भिन्न बोला है 3/5। अगर हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे? इसमें 100 का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, और सरल कर लेंगे तो उससे हमारा परसेंटेज पता चल जाएगा। 5 से 100 को काट देंगे 20 बार, तो 20 गुणा 3 60%। हमसे कोई भी भिन्न और भी बोल दी जाए, बोल दिया 9/10, भिन्न को परसेंटेज में बदलो, तो क्या होगा? कन्वर्ट 9/10 फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो क्या होगा? 9/10 या 9/10 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, क्या आ जाएगा? 90%। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, किससे? फ्रैक्शन से किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारा वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, अब अगर हमें डेसिमल दिया हुआ है उसको परसेंटेज में बदलना है तो सेम प्रोसीजर, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें दिया हुआ है 0.15, ये क्या हो गया? डेसिमल में वैल्यू। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 15%। मल्टीप्लाई करेंगे 1500 और दशमलव के यहाँ पे 2 है तो 2 अंक बाद दशमलव, तो क्या आ जाएगा? 15%। जैसे बोल दिया 0.25 को परसेंटेज में बदलो, क्या हो जाएगा? 25%। इस तरीके से हमें डेसिमल से परसेंटेज में बदलना हो या भिन्न से परसेंटेज में बदलना हो, भिन्न फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना हो, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100। अब अगर हमें कोई परसेंटेज दिया हुआ है और परसेंटेज को हमें डेसिमल में बदलना है, दशमलव संख्या में, या फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे? हमें दिया हुआ है 14%। अगर हमें इसे भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? जब हमने भिन्न से परसेंटेज में बदला था तो 100 का गुणा किया था, लेकिन जब हम परसेंटेज से भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग करेंगे। 100 का भाग किया तो यहां पे अगर हम क्रॉस कर लें तो क्या होगा हमारा आंसर? 14/10 जो आया है वो आया है हमारी भिन्न। और अगर हम 100 का भाग 14 में दे दें, इनको सिंप्लीफाई कर लें तो आएगा
14 करके, ये आएगा हमारा दशमलव में आंसर, जिसे हम डेसिमल बोलते हैं। ये जो आंसर 0.14 आया है, ये आया है हमारा डेसिमल में, और 14/10 या 14/100 ये आया हुआ है भिन्न में। दिया भी हुआ है 2 डेसिमल डिवाइड बाई 100। क्या दिया हुआ है? 2 डेसिमल डिवाइड बाई 100। दिया हुआ 2 डेसिमल डिवाइड बाई 100 मीन्स हम बोल सकते हैं, अगर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दी हुई है, या डेसिमल दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी दिया हुआ है, अगर हमें इसे परसेंटेज में बदलना है, किसमें? परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन या भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन डीआई में बनते हैं परसेंटेज पे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हमें कोई भी फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर, हमसे बोला गया है कि 25 का 20% निकालो। क्या बोला गया? 25 का 20%, या इंग्लिश में 20% ऑफ 25। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हिंदी वाले जानते हो तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बोर्ड मास रूल अगर हम लोगों ने पढ़ा है, बोर्ड मास रूल, तो वहां बताया जाता है का ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या होगा? 25 गुणा 25 मल्टीप्लाई 20%, 20/100। तो 20 से 5 बार जाएगा, 5 से 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब किसी का भी हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा करके उस प्रतिशत को सॉल्व कर लेंगे। जैसे दिया हुआ है 20% का 150, 20% ऑफ 150, तो क्या होगा? 150 मल्टीप्लाई 20% हो जाएगा। तो देखेंगे 0 से 0 कैंसल, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगी हमारी वैल्यू। ये एक तरीका हो गया इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमें जरूर मिलेंगे कि हमसे बोला है 2 वैल्यू दी हुई होगी, कोई ए वैल्यू मान ली 16, 16, बी वैल्यू मान ली हमने 20, 20। अब इसमें कह सकता है कि जो हमारा बी है वो ए से कितना ज्यादा है, मतलब मोर देन %। अगर हमसे ए की वैल्यू दी हुई है 16 और बी की वैल्यू दी हुई है 20, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है कि बी ए से कितना ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम? इसमें हमेशा मोर देन वाली कंडीशन में जो डिवाइड किया जाता है वो हमेशा स्मॉल वैल्यू से किया। कितना ज्यादा है? तो हम यहां करेंगे 4 ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस। डिवाइड किससे करेंगे? स्मॉलेस्ट वैल्यू से, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा छोटी वैल्यू से किया जाता है ना। मोर देन की कंडीशन में कंपैरिजन हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू से किया जाता है। तो क्या होगा? 4/16 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से 4 बार कट जाएगा 16, और 4 से 100 25 बार। तो जो बी है वो हमारा ए से 25% क्या हो जाएगा? ज्यादा, मोर देन 25%। अगर इसी कंडीशन में हम ए बराबर 16 और बी बराबर 20 है, अगर हम पूछ दें कि जो ए है वो बी से कितना कम है, मतलब कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? बी से। कितना कम है? तो वही बात होगी, 4 कम है, किससे? बी से। हमेशा जब लेस देन की कंडीशन हो तो डिवाइडेशन में हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू रखते हैं, लेस देन % की कंडीशन में हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू रखेंगे। तो क्या हो जाएगा?
4/20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 5 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20% ही काम है। ठीक, यही होगा लार्जेस्ट। अब इन दोनों स्लाइड में एक एक सवाल मैंने दे रखा हुआ है, इनको सॉल्व करके देखते हैं। दिया हुआ है द प्राइस ऑफ अ मोबाइल 8,000 8,000 एंड द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज 20,000। हाउ मच मोर इज द प्राइस ऑफ लैपटॉप इन परसेंटेज कंपेयर टू मोबाइल। तो जो मोबाइल का प्राइस है कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 8,000 8,000, और जो लैपटॉप का प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 20,000 20,000। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मच मोर इज द प्राइस, हाउ मच मोर इज द प्राइस ऑफ लैपटॉप, जो लैपटॉप का प्राइस है कंपेयर्ड टू मोबाइल। तो यहां पे मोर देन की कंडीशन है, तो कितना ज्यादा है, 20,000 में 8,000 घटाएंगे 12,000। हमेशा बताया है मोर देन की कंडीशन में क्या करेंगे, मोर देन की कंडीशन में लीस्ट वैल्यू को बेस वैल्यू मानते हैं, जिसका डिवाइडेशन करते हैं। तो किससे ज्यादा है, मोबाइल की वैल्यू से लैपटॉप की वैल्यू ज्यादा, तो अपॉन में डिवाइडेशन में मोबाइल मल्टीप्लाई बाई 100। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसल, 4 से कैंसल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 2 से 100 को करेंगे तो 50 टाइम्स, 50 मल्टीप्लाई 3 150% क्या होगी हमारी वैल्यू ज्यादा होगी। मोबाइल से लैपटॉप की वैल्यू 150% ज्यादा है। यहां भी एक सवाल दिया हुआ है मैंने लेस देन परसेंट में, बोला है आ स्टूडेंट स्कोर्ड 60 मार्क्स इन आ एग्जाम बट पासिंग मार्क्स आर 80, बाय द परसेंटेज आर द स्टूडेंट मार्क्स लेस देन पासिंग मार्क्स। स्टूडेंट ने जो स्कोर किया है वो कितनी है 80 मार्क्स, वो 60, जो स्टूडेंट ने स्कोर किया है, जो स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं, स्टूडेंट स्कोर कितना है 8, वो 60 मार्क्स, और जो पासिंग मार्क है वो कितनी है हमारी, पासिंग मार्क्स दिया हुआ है 80 मार्क्स। इन्होंने कहा है जो स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर की है वो पासिंग मार्क्स से कितना कम है, कितना कम है 20 कम है। बेस वैल्यू क्या है हमारी पासिंग मार्क, यहां पे हम लेस देन परसेंटेज निकाल रहे हैं तो बेस वैल्यू हमेशा क्या होगी ज्यादा वाली, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, तो 80 अपॉन मल्टीप्लाई 100, तो 20 से 4 बार में 80 और 4 से 100 25, कितना कम है 25% हमारी वैल्यू कम है। अब दिया हुआ है हाउ मच इज x % ऑफ अ नंबर, मतलब किसी भी नंबर का कोई भी परसेंटेज निकाल लो, माने हम नंबर n है, n का x% निकालना है तो n मल्टीप्लाई x अपॉन 100, मतलब nx अपॉन 100 वैल्यू होगी। ये यहाँ पे सीधा सीधा एक कंसेप्ट बोला है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज 25% ऑफ 240, तो मैं आपको पहले ही बता सो क्या 25%, तो 25% का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 240, किसका 240 का 25% निकालना है, तो 25 से 100 4 टाइम और 4 से 240 60 टाइम्स चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 60%। x इज व्हाट % ऑफ y, तो x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट % ऑफ 500 इज 125, कि 500 का कितना प्रतिशत 125 होता है। क्या पूछा है, हमें बताना है जो हमारा 125 है वो 500 का कितना प्रतिशत है।
तो 125 किसका बताना है, 500 का, तो बेस वैल्यू 500 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसल, 5 से 25 बार कितना आ जाएगा, 25%। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो अब जैसे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं क्विक क्विज के रूप में इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, ध्यान से पढ़ लें, 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग इन्हें सॉल्व करें। देखते हैं, इन्हें सॉल्व करना चालू करते हैं। दिया हुआ है कन्वर्ट 3/4 टू अ परसेंटेज। 3/4 क्या है, फ्रैक्शन। हमने बताया था फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का मल्टी, 4 से 100 25 टाइम्स कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो 25 गुणा 3 75%। पहला आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड 15% ऑफ 250। तो 15% ऑफ 250, तो 15% को 15/100 और यहाँ 250 इक्वल टू 0 से 0 कैंसल, 5 से कैंसल करें, 5 से 10 2 बार जाएगा, 5 से 15 3 बार, तो 25 गुणा 3 75/2। अगर हम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइंड, एक फ्रैक्शन में आंसर तो यही हो जाएगा हमारा। अगर डेसिमल में निकालना है तो 37.5। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। दिया हुआ है अ प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 50 रुपी टू 60 रुपी, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज। तो क्या निकालना हमें, इंक्रीज परसेंटेज निकालना, इंक्रीज परसेंटेज। 50 से कितनी हुई है हमारी वैल्यू, 60, तो क्या हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला होगा इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरीके से अगर डिक्रीज परसेंट होता तो डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन, और तो कितना इंक्रीज हुआ है, 50 से 60, 50 से 60, 10 का इंक्रीज। ओरिजिनल वैल्यू 50 थी हमारी और मल्टीप्लाई बाई 100, 50 से 100 2 बार में कट जाएगा, मतलब 20% का हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब परसेंटेज में एक टर्म्स और पढ़ाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बाई का और टू का। इंग्लिश वालों के लिए ध्यान से देखें, बाई और टू का कंसेप्ट। इसका मतलब द्वारा, और यहां पे हिंदी में दिया होगा तब। जैसे हमें कई क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो आता है इंक्रीज्ड बाय 40% दिया हो, इंक्रीज्ड दिया हो इंक्रीज्ड बाई 40%। इसका मतलब होता है हमारी अगर कोई वैल्यू 100% है तो वो इंक्रीज होके हम यहां बेस वैल्यू अपनी 100 मान लेते हैं, बेस वैल्यू मान लेते हैं 100। अगर 100 में 40 का इंक्रीज करेंगे तो 140 होगा, मतलब जो हमारी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी उतने परसेंटेज से। जैसे हमारा 100 दिया है तो बाई 40 मतलब 40 और जुड़ेगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 100 से 140।
अगर इसी जगह दिया हो डिक्रीज इन परसेंट, डिक्रीज बाई 40%, डिक्रीज बाई 40% दिया हो तो क्या है, जो हमारी वैल्यू कोई भी है वो डिक्रीज होगी 40% से। इसको और बेटर वे में सिंप्लीफाई किए दे रहा हूं, जैसे यहां पर इंक्रीज्ड बाई 40%, इस पॉइंट को ध्यान से देखें। हमारी बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू हमने 100, अगर 100 में हम 40% का इंक्रीज करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीज्ड वैल्यू 40। तो बाई 40 से हमें इंक्रीज करना है 40 द्वारा, तो जो हमारी इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी वो आएगी 100 से 140, कितनी होगी 140। और डिक्रीज बाई 40%, तो 40% तो 40 ही होता है, तो जो हमारी डिक्रीज वैल्यू होगी 100 माइनस 40, मतलब हमारी वैल्यू हो जाएगी 60। अब कहेंगे कि ये 2 का टर्म्स क्या है, पहले इस टर्म्स को देखिए। इंक्रीज्ड बाई 40% का मतलब है कोई वैल्यू अगर 100 है तो वो इंक्रीज होके 140 हो जाएगी, और डिक्रीज बाई 40% का मतलब है अगर कोई वैल्यू 100 है तो वो 40 घटकर कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और चेंज वाला क्या है, इंक्रीज्ड, जैसे हमसे बोला जाए बेस वैल्यू हमारी कितनी है 100, अगर हमसे कहा जाए इंक्रीज्ड टू 110%, इंक्रीज्ड टू 110%, और कहा जाए डिक्रीज्ड टू 20%, टू मतलब तक, वहां तक। इसका मतलब होगा कि जो 110 हमारी बेस वैल्यू है वो 100 है, वो 110% बढ़ के उतनी ही हो जाएगी। तो 100 का 110% निकालें, क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 110 अपॉन 100, क्या हो जाएगा 110 ही। और डिक्रीज टू 20%, तो 100 का 20% निकालें तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 20 हो जाएगी यहां पर, और यहां पे 110 हो जाएगी वैल्यू, कितने 110। अब कुछ लोग कहेंगे यहां बाई में जो हमने परसेंटेज निकाला था उसको बेस वैल्यू में ऐड किया इंक्रीज कंडीशन, और डिक्रीज कंडीशन में क्या किया, माइनस किया। लेकिन यहां पे इन्होंने कहा है इंक्रीज टू, कि 100 से अगर 110% इंक्रीज हो रही है तो 110 हो जाएगी, और डिक्रीज टू मतलब 20% तक डिक्रीज हो जा रही है, कि द्वारा नहीं, 20% द्वारा नहीं, 20% तक। वहां पे बाई और टू ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन दोनों से एग्जाम में बड़ी समस्या खड़ी होती है। देखो जैसे अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, चलो इसमें एक दो सवाल मैं खुद से बना के बता देता हूं। जैसे हमसे कहा किसी ने कोई ए वैल्यू है वो x% बाई x% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या बाई। तो जो ए वैल्यू है इसी में ए से x% इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस EX/100, ये हमारी न्यू वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू है। अगर यही बोल दिया जो हमारी वैल्यू ए है वो 2x% इंक्रीज हो रही, इंक्रीज का साइन ऊपर की ओर एरो कर दिया मैंने, अप एरो, तो क्या होगा a मल्टीप्लाई बाई x/100, तो इसकी वैल्यू होगी AX/100। जैसे मैं एक क्वेश्चन कहूं कि 20 कोई वैल्यू है 240 रुपए को, कोई वैल्यू मान लें हम 20, कोई वैल्यू को 240 ले लेते हैं,
और इसको कहें कि हमें इंक्रीज बाई 20%, क्या 20% से इंक्रीज करना है, तो क्या हो जाएगा 240 प्लस 240 मल्टीप्लाई बाई 20/100, जीरो जीरो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसल, तो क्या आ जाएगा 240 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 2 या 24 गुणा 2 48, ये आंसर आ जाएगा हमारा 288। अगर यहीं पर हम बोले जो हमारी वैल्यू है 240, इसको इंक्रीज टू 20%। अब यहां पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली है, क्या ये वैल्यू इंक्रीज टू 20% होगी या डिक्रीज टू 20%। सबसे मोस्ट पॉइंट यहां ध्यान देना है, जब हमारी 2 की कंडीशन आ जाती है तो हमेशा वैल्यू 100% से ज्यादा होगी, इस बात को हमेशा याद रखना। 2 में जो परसेंटेज वैल्यू होगी इंक्रीज की कंडीशन में हमेशा 100% से ज्यादा होगी और डिक्रीज की कंडीशन में हमेशा 100% से कम होगी। अगर हम 240 को देखें 20 तक इंक्रीज किया, कहां तक 20% तक, तो क्या होगी वैल्यू 240 गुणा 20/100, ये वैल्यू तो 48 आ रही है। तो क्या ये हमारा इंक्रीज हुआ है? नहीं, यहां पे डिक्रीज हुआ है। इस जगह पर अगर हम डिक्रीज लिखे होते तो ये हमारा सही क्वेश्चन था। और अगर इंक्रीज करके वैल्यू आती है कैन नॉट डिटरमाइन, उसका आंसर होगा कि हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते जब वैल्यू 100 से कम हो। यहां पर आगे चलते हैं, हम अपने रेशियो टॉपिक पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। रेशियो टॉपिक पर आते हैं तो हमने देखा होगा रेशियो में, रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात किन्हीं 2 वस्तुओं में तुलना करना, कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज। 2 और मोर देन मिनिमम छोटी कक्षाओं के लिए, और छोटी कक्षाओं में हमने 2 ही क्वांटिटीज में पढ़ा होगा। तो हम हमेशा अनुपात को ये कॉलन बी, ए कॉलन बी में डिनोट करते हैं। इसी को हम दिया हुआ है, मैंने अनुपात को कितने टाइप से लिख सकते, अगर ए रेशियो वी लिखा हुआ है तो ये हमारा कॉलन फॉर्म है। ए टू वी दिया हुआ है, फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो ए टू बी, इसका मीन्स भी ए अपॉन बी ही है, लेकिन ये जो ए टू बी है ये हमारा वर्ड फॉर्म है। अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ए अपॉन बी, और ये हमारा कॉलन फॉर्म हो जाएगा। तीनों फॉर्म पे हम रेशियो को लिख सकते हैं। दिया हुआ है अ क्लास हैज एग्जाम्पल में 4 बॉयज और 6 गर्ल, तो रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल 4:6 या 4:6 या 4/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2:3, 2:3 और 2/3 भी इसका आंसर आ जाएगा। रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। जैसे हमने बोला 44/33 का रेशियो निकालें, तो हमें ऐसा नंबर चूज करना है छोटा से छोटा जो जिससे दोनों में भाग चला जाए। क्या 2 से 44 में भाग जाएगा 44 में? 2 से नहीं जाएगा। 3 से 2 से 44 में भाग चला जाएगा, जबकि 33 में नहीं जाएगा। 3 से 33 में चला जाएगा, 44 में नहीं जाएगा। 11 से हम भाग देंगे तो 44 में 4 बार चला जाएगा और 33 में 3 बार, तो हमारा आंसर आएगा 4:3। जब हम अनुपात निकालें, अंश और हर दोनों में सेम संख्या से भाग दें और चला जाए, कट जाए हमारी वैल्यू, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर।
तो यहां पे जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD होगा वो क्या होगा 11, क्योंकि 11 से भाग दे दिया हमने यहां पर। अगर हमसे बोला है यहां पे रेशियो कंपैरिजन, कहा है हमसे 4/5 और 3/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है, यहां पे हमें कंपैरिजन करना है। तो एक तरीका हमारा होता है कि हम 4/5 को भाग दें तो क्या हो जाएगा 0.8 आ जाएगा, यहां भाग देंगे तो आएगा 0.8×3=24, 6×8=56 ... तो यहाँ पे जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी क्या होगी 4/5 और लीस्ट वैल्यू होगी वो होगी 3/8। ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट भाग करके तरीका, डिवाइडेशन करके। दूसरा एक तरीका इसका और है कि दिया हुआ है 4/5 दूसरा मेथड और 3/8, इन दोनों का हम इनके डिनोमिनेटर 5 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5 और 8 तो होगा हमारा 40। दोनों भिन्न में 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें हम 40 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी कर दें। तो 5 से 40 में भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 × 4 32। 8 से 40 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 × 3 15। तो वही हुआ, ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हुई, ये लीस्ट वैल्यू। एक तरीका और है डायरेक्ट, क्या करें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 32 और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15। जब हमें दो वैल्यू दी हो तब, 2 से अधिक हो तो हमारे लिए एलसीएम मेथड या लार्जेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेशन मेथड सही रहेगा। तो यहां से भी लार्जेस्ट 4/5 आ रही है और 3/8 लीस्ट आ रही है। क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई द रेशियो 10:15 को हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में रखना। तो 10/15, 5 से कैंसिल कर दें, 5 से 2 टाइम जाएगा, 15 3 टाइम, 2/3 मीन्स 2:3 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 3/4 का इक्विवेलेंट रेशियो। इसका मीन्स इक्विवेलेंट रेशियो का अगर हम इनके 1 से गुणा कर दें अंश में हर में 3/4, 2 से गुणा करें तो 6/8 आ जाएगा। 2 से गुणा हर में कर दें, 2 से गुणा अंश में कर दें, तो अगर हम जब इनको कैंसिल करेंगे तब ये भी 3/4। मीन्स हम सेम क्वांटिटी से अंश में गुणा करें और सेम क्वांटिटी से हर में गुणा करें तो हमारे इक्विवेलेंट रेशियो आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है द रेशियो ऑफ एजेज ए एंड बी इज 3:5। क्या दिया हुआ, जो ए की रेशियो है, ए की एज है वो 3/5। जब हमें कोई क्वांटिटी रेशियो में दी हो तो हम उनको x या कोई a वैल्यू करके सॉल्व कर सकते। a को हमने माना 3x और b को कितना माना 5x, क्योंकि हम इक्विवेलेंट में कहीं तक पहुंच सकते हैं 5x। जब दोनों रेशियो सेम है तो क्या होंगे, दोनों के लिए सेम वैल्यू। a बोला है हमारा 18 साल का है तो a की वैल्यू क्या है 3x, जबकि 3x हमारा 18 के इक्वल है। 3x बराबर x बराबर हो जाएगा 18/3, 3 से 6 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इन्होंने पूछा b की एज क्या होगी, तो b की एज हो जाएगी 5 × 6 कितना 30 ईयर्स, 30 साल। अब अगर हम a और b का अब रेशियो निकालें तो हमारा वही रेशियो आएगा जो क्वेश्चन। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 है और b की वैल्यू 30 है, तो 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से काटेंगे 5 बार, वही आया हमारा 3:5।
दिया हुआ है रेशियो ऑफ बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो बॉयज का रेशियो है 4, तो 4x मान लें या 4y मान लें। गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3, तो 3y। अब ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ पे कि 4 में 4x कर लें, 3 में 3y, सेम रेशियो है तो सेम वैल्यू होगी x y z जो अननोन होगी। अब दिया हुआ है देयर आर 28 वाइज, तो 4 वाइज है, इसकी वैल्यू कितनी है 28, तो y बराबर 28/4, तो 7 टाइम्स से जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7। तो गर्ल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 7 21। अगर हमसे पूछ दिया जाए गर्ल्स कितनी है 21, हमसे पूछ दिया जाए टोटल स्टूडेंट कितने हैं बॉयज और गर्ल्स मिला के 28 और धन 21 49। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे आप लोग। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज। एवरेज भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एवरेज होता क्या है? द एवरेज इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज। एवरेज होता है कि हमारी जितनी भी क्वांटिटी दी हूं, कितनी भी संख्याएं दी हूं, सभी का योग करके जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनसे भाग करना। हम अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझे, द एवरेज और मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ वैल्यू। और एवरेज को हम सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। किसी भी डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो एवरेज होती है। एवरेज का फॉर्मूला दिया हुआ है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, हमें कोई वैल्यू दी है 24, 26, 28 या 30, 40, 65, ये वैल्यू दी हुई है। तो जो हमारा एवरेज होगा, एवरेज हिंदी में बोलते हैं इसे औसत। जो हमारा औसत होगा क्या होगा 1 2 3 4 5 वैल्यू दी हुई है 5। इन सभी का योग कर देंगे 24 + 26 + 30 + 40 + 65। इन सभी का योग करके 5 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। क्या होगा 6 4 10, 5 15 की 5, 1 2 3 2 5 3 8 4 12 6 18, 185/5। 5 से भाग करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 5 3 15, 8 में 5 गई 3, 5 7 35। इसका जो एवरेज आएगा हमारा 37 आएगा। एवरेज मतलब सभी संख्याओं का योग बते कुल कितनी संख्या है। जैसे ही हमें दिया है 5 8 12 15 20 का क्या निकालना है एवरेज। क्या होगा सभी को जोड़ दें 12 8 20 20 40 40 और 20 60, इनका योग होगा 60 और टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। कितना आ जाएगा भाग करेंगे आ जाएगा 12। इनका औसत क्या आ जाएगा 12। एवरेज के किस टाइप के क्वेश्चन हमारे डीआई में आ सकते हैं? कह सकते हैं कि एवरेज नंबरों का एवरेज फाइंड करना। अगर हमसे स्पीड की डीआई दी हुई है चाल दूरी समय की तो एवरेज स्पीड निकालने को आ सकता है। वेटेड एवरेज आ सकता है। जब मैं एवरेज टॉपिक पढ़ाऊंगा तब वेटेड एवरेज के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। एवरेज मार्क्स पूछ सकता है कि किसी स्टूडेंट के 5 विषयों के मार्क्स दिए हुए हैं और उनका एवरेज मार्क, और किसी कंपनी से रिलेटेड डीआई होगी तो उसके एम्प्लॉय कर्मचारियों की एवरेज सैलरी निकालना। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने एवरेज में। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ 12 18 24 30 36। तो कैसे निकालेंगे एवरेज?
सभी संख्याओं का योग कर देंगे और टोटल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। एवरेज औसत निकालें, क्या होगा 12 प्लस 18 24 प्लस 30 प्लस 36 डिवाइडेड बाई या डिवीज भाग करेंगे किससे 5 से, क्या होगा 12 और 18 30 30 60, पहले 10 20 40 30 70 30 100 100 110 120, इसका जो योग आएगा वो आएगा 120 अपॉन 5। तो क्या हो जाएगा 5 से भाग करेंगे तो 24 बार जाएगा, तो इनका जो एवरेज क्या है आ जाएगा, इन संख्याओं का एवरेज हो जाएगा हमारा 24। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आ स्टूडेंट स्कोर्ड 80 85 90 इन 3 एग्जाम, व्हाट इज एवरेज स्कोर। तो एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा, तीनों मार्क्स को जोड़ दें, तीनों एग्जाम में आए मार्क्स 80 प्लस 85 और प्लस 90 अपॉन में 3 से डिवाइड कर दें, हो जाएगा 5 255 अपॉन 3 बटे में 3, 3 से भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 24 एक कैरी 3 बचे 15 85, इसका क्या आ जाएगा एवरेज स्कोर आ जाएगा 85। अगला क्वेश्चन दिया, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब इस सवाल में हम एवरेज स्पीड को डायरेक्ट 40 प्लस 60 बटे 2 नहीं करेंगे। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हिंदी में अगर लिखें तो औसत गति बराबर औसत गति बराबर औसत गति बराबर क्या होगा, कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ये हमारा औसत गति का क्या है फॉर्मूला है। तो देखो कुल दूरी कितनी है 60 और 40, बट हमें दोनों दूरियों के लिए टाइम निकालेंगे। इसके लिए जो हमारा समय आएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी दी हुई है, पहली कंडीशन में 60 और चाल कितनी दी हुई है 40, तो 20 से काट देंगे 3 बार और 20 से 2 बार, मतलब 3/2 आवर्स में आंसर आया घंटे में। ये हमारा क्या हो जाएगा T1 मान ले ऐसे। तो जो हमारा T2 आएगा वो क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है यहाँ 90 और समय कितना है 60, तो 30 से काट दें 2 बार 3 बार, ये भी 3/2 आवर्स आया। तो जो हम टोटल टाइम निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा दोनों कंडीशन का 3/2 और धन 3/2, तो 2 एलसीएम और 3 और 3 6,
तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारा 3 घंटे 3 आवर। तो अब एवरेज स्पीड निकाल लें हम। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड मतलब औसत गति क्या होगी? कुल दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर। 60 + 90 अपन कुल समय 3, तो 150/3 बराबर 3 से काटेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे 60 और 40 100/2 50 यहां से भी आ सकता था, लेकिन जब इनके रेशियो इक्वल हो तब होती है ये बातें। तो हम मेनली हमारा जो औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपन कुल समय होता है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज हमने डीआई के लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे उनको समझा, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के कुछ कंसेप्ट समझे। आज हमने ये भी जाना कि पाई चार्ट डीआई क्या होती है, बार ग्राफ डीआई क्या होता है, टेबल डीआई क्या होता है, और एक और डीआई थी कैसलेट डीआई क्या होती है, और मिसिंग डीआई। मिसिंग डीआई का मतलब है कि सभी डीआई में कुछ ना कुछ वैल्यू मिसिंग होगी, कुछ वैल्यू छोटी होगी, उसे मिसिंग डीआई। आगे की क्लासों में हम कुछ डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।